तो हम लोग आगे देखते हैं ह्यूमन रिसोर्सेस में जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे उसमें जो हमारा अगला टॉपिक है वो क्या है, लिटरेसी। ठीक है। जैसे सेंसस परफॉर्म होता है तो उससे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो सेंसस से एक और इन्फॉर्मेशन जो हमें मिलती है वो है लिटरेसी रेट। ठीक है। तो अभी हमारा जो लास्ट सेंसस जो हुआ था इंडिया में वो 2011 में हुआ था। सो जो भी डेटा हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, सेक्स रेशियो हो, लिटरेसी रेट हो, पॉपुलेशन हो, वो सबका सब बेस्ड है 2011 पर। So, according to the 2011 census, the literacy rate of our country was 74.04%। अगर हम लोग 2011 के सेंसस को अगर कंसिडर करें तो हमारे इंडिया का जो लिटरेसी रेट है वो कितना है, 74.04% है। दैट इज टू से 3 आउट ऑफ एवरी 4 पर्सन वेयर एजुकेटेड। तो 74.04 है, मतलब अप्रोक्सीमेटली 75 है। तो अगर हम लोग एक सिंपल वर्ड में अगर हम लोग बात करें तो हर 4 में से 3 पर्सन जो है वो क्या है, एजुकेटेड है, और 1 पर्सन जो है अनएजुकेटेड है। If you look at the figure for the previous census, you will see that India has made considerable progress in the direction after independence। लेकिन अगर आप इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद अगर आप देखोगे तो इंडिया का जब इंडिपेंडेंस हुआ था 1948 में, उस समय जब सेंसस हुआ था 1951 में, उस समय जो हमारी लिटरेसी रेट थी वो कितनी थी, 18%। मतलब क्या है, 100 में से 18 लोग ही एजुकेटेड थे, बाकी 82 जो थे वो क्या थे, इलिटरेट थे। वहीं पर जब हमारा सेंसस हुआ 2001 में, तो 2001 में जब हमारा सेंसस हुआ तो उस समय जो हमारी लिटरेसी रेट जो है वो इंक्रीज होकर हो गई थी 64.84% जो है ये हो गई थी। Although our national literacy rate is over 74% according to 2011 census, it was varying from state to state between the men and women। अब ओवरऑल तो हमारे इंडिया का लिटरेसी रेट 74% है, लेकिन अगर हम लोग इसको स्टेट वाइज देखें, जेंडर वाइज देखें, तो यहाँ पर क्या है, बहुत सारा वेरिएशन हमें देखने को जो है मिलता है। वाइल द लिटरेसी रेट अमंग मेन इज, हम अगर हमारे इंडिया में बात करें तो मेंस की जो लिटरेसी रेट है वो 82.14% है। वहीं पर जो फीमेल या वुमेन्स की जो लिटरेसी रेट है वो 65.46% है। सो आप यहाँ क्लियरली देख सकते हो कि मेल और फीमेल में जो लिटरेसी रेट है वो क्या है, काफ़ी ज़्यादा गैप है इसमें। सिमिलरली लिटरेसी रेट इज सीन टू बी डिफरेंट इन डिफरेंट रीजन्स। ये तो हमने जेंडर के बेसिस पर देखा कि जेंडर के बेसिस पर जो है 82% जो है, 82.14% जो है मेल लिटरेट है और 65.46 जो है फीमेल है। लेकिन अगर हम लोग स्टेट वाइज देखें या रीजन वाइज देखें तब भी हमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस जो है देखने को मिलते हैं। जैसे इंस्टेंस केरला, जो केरला है इंडिया का एक स्टेट है, साउथ स्टेट है, वहाँ की जो लिटरेसी रेट है वो 93.93 है, सबसे हाईएस्ट है। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट में अगर हम लोग देखें तो मिजोरम है, त्रिपुरा है। ये वो सारे स्टेट्स हैं जहाँ पर जो हमारी लिटरेसी रेट है हमारे इंडिया की नेशनल एवरेज से भी क्या है, काफ़ी ज़्यादा है। क्योंकि हमारे इंडिया का नेशनल लिटरेसी रेट क्या है, एवरेज जो है 74.04 है। वहीं पर कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहां का लिटरेसी रेट जो है हमारे नेशनल एवरेज से कम है, जैसे बिहार हो गया, राजस्थान हो गया, झारखंड हो गया। ये वो सारे स्टेट्स हैं जहां पे जो लिटरेसी रेट है वो इंडिया के नेशनल एवरेज लिटरेसी रेट से भी क्या है, कम है। उसमें से एक हमारा छत्तीसगढ़ भी है। देखो व्हाट इज द लिटरेसी रेट ऑफ छत्तीसगढ़, तो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। छत्तीसगढ़ का जो लिटरेसी रेट है वो 70.28 है। तो हमारा छत्तीसगढ़ भी क्या होता है, जो हमारे इंडिया का जो नेशनल लिटरेसी रेट है उससे नीचे जो है ये आता है। फाइंड आउट अबाउट द लिटरेसी सिचुएशन इन योर डिस्ट्रिक्ट एंड द डिस्कस इट्स इम्पैक्ट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट। आप सेंसस 2011 के वेबसाइट में जाकर आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो उस डिस्ट्रिक्ट के आप पूरा लिटरेसी रेट के बारे में वहां पर जान सकते हो कि आपके डिस्ट्रिक्ट, मान लो आप रायपुर डिस्ट्रिक्ट के हो तो रायपुर डिस्ट्रिक्ट में कितने परसेंट जो है मेल लिटरेट है और कितने परसेंट जो है वुमेन्स जो हैं वो पढ़े लिखे हैं। ये सारा का सारा डेटा आपको सेंसस 2011 में जो है आपको मिल जाएगा। अगला पॉइंट है, देखो, इज द लिटरेसी रेट फॉर वुमेन द सेम इन ऑल द डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़। आंसर है नहीं। हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जहां पर वुमेन्स की लिटरेसी रेट जो है काफ़ी हाई है, और कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर लिटरेसी रेट जो है हमारी बहुत ही कम है।
जैसे जो धमतरी डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ पर जो है फीमेल्स की जो लिटरेसी रेट है वो सबसे ज़्यादा हाई है। उसी तरीके से जब बस्तर वाले रीजन में जब जाते हैं तो वहाँ पर लिटरेसी रेट जो है धीरे धीरे डिक्रीज होने लगती है। तो हमारे छत्तीसगढ़ के डिस्ट्रिक्ट में भी क्या है, मेल और फीमेल का लिटरेसी रेट अलग अलग है, और डिस्ट्रिक्ट का आपस में भी कंपेरिजन अगर आप करोगे तो कोई डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ पर क्या ज़्यादा एजुकेटेड है। जैसे जो सबसे हाईएस्ट ओवरऑल अगर हम लोग बात करें, सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो आंसर है सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट जो है ओवरऑल अगर हम लोग बात करें मेल और फीमेल की बात करें तो दुर्ग डिस्ट्रिक्ट जो है, यहाँ पर पूरे छत्तीसगढ़ में जो है लिटरेसी रेट जो है काफ़ी हाई है। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट। तो ये जो पॉपुलेशन है और डेवलपमेंट, इन दोनों में क्या कोरिलेशन होता है। ठीक है, क्या पॉपुलेशन के बढ़ने से डेवलपमेंट भी इंक्रीज होती है, या पॉपुलेशन के बढ़ने से जो है डेवलपमेंट जो है कम होती है। ठीक है, सो सबसे पहले हम लोग समझते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट। डज द डेवलपमेंट जस्ट मीन कंटिन्यूअस इंक्रीज इन प्रोडक्शन। क्या डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ और सिर्फ यही है कि कंटिन्यूअसली जो है प्रोडक्शन को हम लोग बढ़ाएं किसी भी चीज का, या कुछ और है इसका मतलब। हाउ आर वी टू डिटरमाइन वेदर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री इज हैविंग अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द लाइव्स ऑफ इट्स पीपल। हम कैसे डिसाइड करेंगे कि किसी कंट्री की जो डेवलपमेंट है उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट वहां पे रहने वाले लोगों पर जो है हो रहा है। देखो, अगर कोई कंट्री ग्रोथ कर रही है, इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि वहां के लोग भी ग्रोथ कर रहे होंगे। ठीक है, जैसे हमारे इंडिया की बात करें तो हमारी जो इंडिया है, IMF, आप एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट के बारे में सुने होंगे, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसने जो है क्या किया था, एक कमेंट किया था इंडिया के इकोनॉमिक कंडीशन को लेकर कि इंडिया इज सफरिंग फ्रॉम जॉबलेस ग्रोथ। मतलब हमारे इंडिया में ग्रोथ तो हो रही है, काफ़ी ज़्यादा हमारे GDP रेट भी इंक्रीज हो रही है, और हमारा जो टोटल GDP है पूरे वर्ल्ड में 5th नंबर पर पहुंच गया है, 4 ट्रिलियन के आसपास। लेकिन यहाँ के जो लोग हैं इनका डेवलपमेंट जो है नहीं हो रहा है। सो हम लोग ऐसे कौन से मेजर्स को कंसिडर करें जिससे हम लोग डिफाइन कर पाएंगे कि हाँ, यहाँ पे रहने वाले लोगों का भी डेवलपमेंट हो रहा है, कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो रहा है। So you must have read about these things in your first economics lesson। आपने इसके बारे में जरूर पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स के बारे में। What kind of human life can be called developed life? किस तरीके की ह्यूमन लाइफ को आप बोलोगे कि इनकी जो लाइफ वो डेवलप्ड लाइफ है। Two economists have made great contribution towards the finding answer to this question. They are Professor Mahmood ul Haq of Pakistan and Professor Amartya Sen। ये हमारे पाकिस्तान के एक पड़ोसी जो इकोनॉमिस्ट थे और हमारे इंडिया के जो अमर्त्य सेन थे। इन दोनों ने क्या किया था, इसी डेवलपमेंट के लिए जो है, इसी डेवलपमेंट को पहचानने के लिए, इसी डेवलपमेंट को इंडिकेट करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए जो है इन्होंने जो है क्या किया था, बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है किया था। दे मेड सम सजेशन फॉर द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इन्होंने जो है UNDP में जो है ह्यूमन डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए जो है इन्होंने क्या किया था, कुछ सजेशन जो है दिया था। Huck and Sen believe that the development of a people of any country depends on whether they had opportunities to live according to their wishes। तो यहाँ पर ये जो महमूद उल हक हैं और जो अमर्त्य सेन हैं, इन्होंने एक पॉइंट बोला था कि किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट का मतलब यह होता है कि किसी भी कंट्री को हम लोग डेवलप्ड कब बोलेंगे, जब वहाँ पे रहने वाले लोगों को जो अपॉर्चुनिटी है उनके अकॉर्डिंग मिले। मतलब वो जैसा डेवलपमेंट चाहते हैं, जैसा अपॉर्चुनिटी चाहते हैं ग्रोथ के लिए, अगर ये अपॉर्चुनिटी उनको मिल रही है तो हम लोग बोलेंगे कि हाँ, वो कंट्री डेवलप कर रही है। एंड वेदर दे हैड द नेसेसिटी कैपेबिलिटीज टू इनेबल टू फुलफिल देयर विशेस। और अगर वो अपने जो भी डिमांड्स हैं, अगर वो अपने डिमांड्स को फुलफिल करने में जो है सफल हो जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि डेवलपमेंट सही हो रही है। अकॉर्डिंग टू हक, द पर्पस ऑफ डेवलपमेंट इज नॉट जस्ट एन इंक्रीज इन इनकम। तो ये जो हक और अमर्त्य सेन है, इन्होंने ये बोला था कि डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये नहीं होता है कि इनकम में इंक्रीज हो जाना, but to increase the opportunities for making choices among the various life alternatives। so सिर्फ पैसे से इंक्रीज हो रही है डेवलपमेंट, तो उसको हम तो डेवलपमेंट नहीं बोलेंगे। इसके अलावा कुछ और भी फैक्टर्स होते हैं जिनको कंसिडर करते हुए हम लोग ये बोलेंगे कि अगर ये सारे, मतलब इनकम तो इंक्रीज होगी ही, इसके अलावा बाकी अदर फील्ड्स में भी अगर इंक्रीमेंट हो रही होगी तो हम लोग बोलेंगे कि हाँ, डेवलपमेंट जो है हो रही है। The purpose of human development is to enhance human capabilities and make their fullest possible use।
They contended that for this it is necessary to invest in people's education and health and more equal। तो देखो यहाँ पर क्या है, इनकम में इंक्रीज होना अच्छी बात है, लेकिन उसके अलावा हम लोग किसी कंट्री को इकोनॉमिकली डेवलप्ड है कब बोलेंगे, जब वहां पर एजुकेशन फैसिलिटीज अच्छी हो, वहां पर हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी हो, और वहां पर जो भी इनकम है और जो भी रिसोर्सेस है उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो, एक पर्टिकुलर ग्रुप के पास ना हो, बल्कि सबके पास जो है प्रॉपर जो है रिसोर्सेस का क्या हो, डिस्ट्रीब्यूशन हो। लेकिन हमारे इंडिया में ऐसा नहीं है। हमारे इंडिया में 3% या 4% लोग ऐसे हैं जिनके पास टोटल इंडिया के इनकम का 70% है। ठीक है, मतलब पूरे इंडिया में अगर 100 रुपए की अर्निंग होती है तो उसमें से 70 से लेके 80 रुपीज जो है सिर्फ और सिर्फ 3 लोगों के पास है। मतलब परसेंटेज के टर्म्स में 3% है, तो मैं आपको 100 का एग्जांपल देके बता रहा हूं। और बाकी जितने बचे, जो 20% बचे, वो बाकी रेस्ट ऑफ द 97% के पास है। सो आप यहां पर देख सकते हो कि कितना बड़ा जो है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है रिसोर्सेस का। ठीक है, अब अगर किसी भी कंट्री में रिसोर्सेस का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो ऑब्वियस ही बात है वो कंट्री जो है क्या होगी, डेवलप जो है नहीं कर पाएगी। In order to measure this development, United Nations Development Program formulated some basic criteria। तो इसी को मेजर करने के लिए जो है जो यूनाइटेड नेशन है उसने क्या किया था, कुछ बेसिक क्राइटेरिया जो है इन्होंने दिया था। द फर्स्ट क्राइटेरियन इज रिलेटेड टू हेल्थ। तो सबसे पहले तो इन्होंने ये बोला कि अगर आप किसी कंट्री को डेवलप्ड कंट्री बोलना चाहते हो तो सबसे पहले आप वहां पर ये देखोगे कि वहां पर हेल्थ फैसिलिटी कैसी है, क्योंकि अगर हेल्थ फैसिलिटी अगर अच्छी होगी तो लोगों की जो एवरेज लाइफ स्पैन है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। अगर कोई हेल्थ फैसिलिटी अच्छी नहीं होगी, जैसे अफ्रीका कॉन्टिनेंट्स में है, वहाँ पर हेल्थ फैसिलिटीज प्रॉपर नहीं है, तो वहाँ पर जो एक एवरेज जो ह्यूमन बींग्स की जो लाइफ है वो कम है। वहीं पर जापान, यूएसए, अगर हम लोग इन डेवलप्ड कंट्रीज की बात करें तो वहाँ पर ऑन एन एवरेज एक पर्सन जो है 80 ईयर से ज़्यादा जो है उसकी लाइफ स्पैन होती है। तो इस बात पर डिपेंड करता है कि वहाँ पर हेल्थ फैसिलिटी कैसी है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड लाइफ एक्सपेक्टेंसी। इसको हम लोग अगर एक फैक्टर के टर्म्स में अगर बात करें तो इसको हम लोग बोलते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। इट इज बिलीव दैट अ हेल्दी पर्सन यूजुअली लिव्स टिल एन ओल्ड एज। जो भी हेल्दी पर्सन होता है, जाहिर सी बात है कि उसकी जो लाइफ जो होती है काफी ज्यादा लंबी होती है। द सेकेंड क्राइटेरिया इज एजुकेशन। पहला तो हो गया हेल्थ, हेल्थ एक सबसे बड़ा फैक्टर है। दूसरा है हमारा एजुकेशन। हाउ मेनी ईयर्स ऑफ स्कूलिंग और फॉर्मल एजुकेशन हैव पीपल हैड ऑन एवरेज एंड हाउ मेनी ईयर्स ऑफ एजुकेशन दे हैव लाइकली टू रिसीव। दूसरा फैक्टर डेवलपमेंट को मेजर करने का यह होता है कि जिस भी कंट्री की डेवलपमेंट को हम लोग मेजर कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर ये देखेंगे कि वहाँ के जो लोग हैं वहाँ एवरेज स्कूल लाइफ वहाँ पर कितनी बिताते हैं। जैसे कुछ लोग जो होते हैं क्लास फर्स्ट क्लास सेकेंड के बाद ही पढ़ाई छोड़ देते हैं, कुछ लोग जो होते हैं ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, मास्टर्स करते हैं। तो वहाँ पर वही बोला जा रहा है कि ऑन एन एवरेज एक आदमी जो है अपनी स्कूल लाइफ जो है वहाँ पर कितनी बिताती है। ये भी एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया है डेवलपमेंट को मेजर करने का। द थर्ड क्राइटेरिया इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और तीसरा जो है आपका ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, मतलब आप समझ लो इनकम से रिलेटेड है ये। दिस एस्पेक्ट इज असेस्ड बाय द पर कैपिटा इनकम। मतलब वहां पर लोगों की जो है एवरेज इनकम कितनी है। द ह्यूमन डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री इज इवैल्यूएटेड बाय टेकिंग ऑल दीज थ्री एस्पेक्ट्स टुगेदर इनटू द कंसिडरेशन। तो जब भी किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट की बात की जाती है तो वहां पर ये तीन फैक्टर्स को देखा जाता है। पहला है हेल्थ, दूसरा है एजुकेशन, तीसरा है पर कैपिटा इनकम। According to this, India occupies the 130th position in the world and it has received 609। अगर हम लोग हमारे इंडिया की बात करें और अगर हम लोग ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2015 की बात करें तो 2015 अभी तो फिलहाल डेटा चेंज हो गया है, लेकिन 2015 में जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया का जो पोजीशन था वो 130 था। आप सोच सकते हो यूनाइटेड नेशन में 193 कंट्रीज हैं, सो 193 कंट्रीज में हम लोग कहाँ स्टैंड करते हैं, 130 पे। और इन 193 कंट्रीज में अगर पॉपुलेशन की अगर हम लोग बात करें तो पॉपुलेशन में हम सिंगल डिजिट में आते हैं। पॉपुलेशन में मतलब चाइना के बाद सबसे बड़ा जो पॉपुलेशन है वो इंडिया का है। लेकिन वहीं पर अगर हम लोग बात करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पर तो हम लोग देखो कहाँ स्टैंड करते हैं, 130th प्लेस पर।
वहीं पर एक छोटी सी यूरोपियन कंट्री है नॉर्वे। नॉर्वे ने जो है क्या किया था, हाईएस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पॉइंट्स जो है इन्होंने लिया था। मतलब वहां पर हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी हैं, एजुकेशन फैसिलिटीज अच्छी हैं, पर कैपिटा इनकम भी जो है अच्छी है। द एक्सपेक्टेड लाइफ एट द बर्थ इज 68 ईयर। हमारे इंडिया में एक एक्सपेक्टेड जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, एक ऑन एन एवरेज जो पर्सन है वो 68 ईयर तक जो है जीता है, जबकि वहीं पर 81.6 ईयर जो है वो नॉर्वे में है। नॉर्वे में लोग ज्यादा सरवाइव करते हैं। एन एडल्ट पर्सन इन इंडिया हैड 5.4 ईयर ऑफ स्कूलिंग ऑन एन एवरेज। और एक जो एडल्ट पर्सन है वो लगभग 5 से 5.5 साल जो है क्या करता है, स्कूल में जो है स्पेंड करता है। वहीं पर नॉर्वे में जो है 12.6 ईयर मतलब 12-13 साल तक लोग वहां पर जो है एजुकेशन लेते हैं। मतलब आप ये बोल सकते हो कि नॉर्वे के लोग जितने भी हैं सबकी स्कूलिंग कंप्लीट हो चुकी है 12th की, जबकि हमारे इंडिया में ऐसा नहीं है। द पर कैपिटा एनुअल इनकम इन इंडिया इज 5497 अमेरिकन डॉलर। ठीक है, मतलब हमारे इंडिया में जो पर कैपिटा जो इनकम है वो 5497 अमेरिकन डॉलर है। वहीं पर जो नॉर्वे की जो पर कैपिटा इनकम है वो 64,992 अमेरिकन डॉलर है। ये जो है ये अभी चेंजेस हो गए हैं, थोड़े बहुत इसमें चेंजेस हो गए होंगे। ये जिस भी डेटा की जो हम लोग बात कर रहे हैं ये डेटा 2015 के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो आप इसमें जो है करेक्शन देख सकते हो। हमारे इंडिया भी जो है थोड़ा डेवलप्ड हुआ है। ठीक है, if the level of income is high in country but the level of education is low then this kind of problem will arise। इस तरीके के जो प्रॉब्लम है वो कब अराइज होते हैं, जब किसी कंट्री में एजुकेशन फैसिलिटीज नहीं है। क्योंकि अगर एक पर्सन अगर एजुकेटेड है तो उसका इनडायरेक्ट बेनिफिट जो होता है वो बहुत सारे फील्ड्स पर जो है होता है। जैसे हमारे इंडिया के पॉपुलेशन का ग्रोथ होने का एक सबसे बड़ा रीजन क्या है, लैक ऑफ एजुकेशन। लोग कम पढ़े लिखे हुए हैं, स्पेशली जो फीमेल्स है उनकी जो लिटरेसी रेट है वो 65% है। सो सोच सकते हो कि अगर किसी कंट्री के फीमेल की लिटरेसी रेट अगर 65 है तो वो अपने राइट्स के लिए जो है किसी के सामने स्टैंड नहीं कर सकते। तो ये सारी प्रॉब्लम जो होती है वो कहीं ना कहीं एजुकेशन से ही क्या होती हैं, इंस्पायर्ड होती हैं। अगर कोई कंट्री डेवलप्ड है तो वहाँ पर एजुकेशन फैसिलिटी जो है बहुत ही अच्छी जो है। जैसे आप लोग अमेरिका सुने होंगे, यूएसए, वहाँ पर एजुकेशन फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं। इसलिए दुनिया की अगर हम लोग टॉप 10 मल्टीनेशनल कंपनीज की बात करें, एमएनसीज की बात करें, तो उसमें से 10 में से 5-6 कंपनीज तो आपको यूएसए की ही मिलेगी। गूगल, फेसबुक और भी वहाँ पर बहुत सारी कंपनीज है, जैसे एलन मस्क के टेस्ला कंपनी है, नासा है। तो ये सब पॉसिबल क्यों हुआ, क्योंकि वहाँ पे जो है क्या है, एजुकेशन फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं। तो अगर कोई कंट्री में एजुकेशन फैसिलिटीज़ अच्छी हैं तो काफ़ी सारे फील्ड्स में क्या कर सकते हैं, आगे जो है इंक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, पॉपुलेशन और पॉवर्टी एक दूसरे से जो है कैसे रिलेटेड हैं। तो जब आप पहली बार पॉपुलेशन और पॉवर्टी को जब आप क्या करोगे, कंपेयर करने की कोशिश करोगे, तो आपको ये लगेगा कि जिस भी कंट्री की जो पॉपुलेशन है ज्यादा है तो वहां पर पॉवर्टी लेवल क्या है, बहुत ही ज्यादा है। सिंपल सा मतलब यही होता है। ठीक है, जैसे कि मान लो यहां पर जो है 5 लोगों के लिए जो है 5 पर्सन है और 5 पर्सन के लिए जो है उनके लंच के लिए जो है सफिशिएंट उनके पास खाना है। ठीक है, तो 5 पर्सन अगर है तो अच्छे से वो डिस्ट्रीब्यूट करके लंच कर सकते हैं। लेकिन अगर यहीं पर ये 5 पर्सन के जगह अगर 500 पर्सन हो जाएं तो लंच कितने के लिए सफिशिएंट था, 5 लोगों के लिए। लेकिन अब लंच करने वाले कितने लोग हो गए, 500 लोग हो गए। तो ऑब्वियस सी बात है, जो लंच की क्वांटिटी जो पहले मिलेगी और वो जो अब मिलेगी वो काफी ज्यादा कम होगी। तो इससे हमें पहली बार तो ये समझ में आता है कि हाँ भाई, पॉपुलेशन ज्यादा होने से पॉवर्टी जो है बढ़ती है, भूखमरी बढ़ती है, स्कैर्सिटी बढ़ती है। लेकिन ये इतना सीधा नहीं है। मतलब इसका मतलब आप सीधा सीधा ये अज्यूम नहीं कर सकते कि पॉपुलेशन जो है वो पॉवर्टी का एक सबसे बड़ा रीजन है। ठीक है, हम ऐसा नहीं बोल सकते। इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, इंक्लूड होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, when people produce heat by burning wood, the source of their energy depends on the forest which were limited। जब पॉपुलेशन लोगों की इनिशियली कम थी तो वो क्या करते थे, आग जलाने के लिए जो है लकड़ियों का जो है यूज करते थे। ये उनके लिए जो है क्या थी, सोर्स ऑफ एनर्जी थी जो कि लिमिटेड थी। और वो कहाँ पर डिपेंड करती थी, फॉरेस्ट पर जो है डिपेंड करती थी।
But when coal, mineral, oil, natural gases to be used, then now the huge deposit of energy sources emerged. लेकिन जब टेक्नोलॉजी इंक्रीज हुई तो हमें कोयले के बारे में पता चला, मिनरल्स के बारे में पता चला, नेचुरल गैसेस के बारे में पता चला। तो इससे क्या हुआ, इससे जो है एनर्जी का जो पहले हमें कम एनर्जी मिलती थी वुडन से, अब हमें नेचुरल गैस ऑयल से जो है काफी ज्यादा एनर्जी जो है हमें मिलनी जो है स्टार्ट हो गई है। ठीक है, तो ये सब कैसे पॉसिबल हो गया, जब पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ, लोगों को एजुकेशन मिला, टेक्नोलॉजी डेवलप्ड हुई। तो पॉपुलेशन का सीधा सीधा मतलब ड्रॉबैक नहीं होता है, उसके कुछ बेनिफिट्स भी जो है होते हैं। The question as to how much production will be there in society depends on how many people are there in the workforce and how are their working skill and efficiency. अगर किसी भी कंट्री के लोगों की जो वर्किंग स्किल है, उनकी जो एफिशिएंसी है, अगर वो अच्छी होगी तो हर चीज़ अच्छी होगी, यहाँ पर प्रोडक्शन जो है क्या होगा, इंक्रीज होगा। जैसे फॉर एग्जांपल रशिया का हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा लैंड मास वाला जो कंट्री है वो कौन है, रशिया है। ठीक है, सबसे बड़ा लैंड मास रशिया के पास है। रशिया ने क्या किया है, कुछ डिकेड्स में ये देखा है कि वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो क्या हो रही है, डिक्लाइन हो रही है। और किसी भी कंट्री का अगर पॉपुलेशन का ग्राफ अगर डिक्लाइन होता है तो वो एक बहुत बड़ा एक नेगेटिव पॉइंट है। ठीक है, क्योंकि अगर पॉपुलेशन डिक्रीज होगी तो वहां पर वर्क फोर्स क्या होगा, कम होगा। वर्क फोर्स कम होगा तो आर्मी के लिए लोग कम मिलेंगे, वहां की जो इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट होनी चाहिए वो नहीं होंगी, क्योंकि जो ओल्ड एजेस के जो लोग होते हैं, हमने पढ़ा हुआ है कि उनका इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन बहुत कम होता है। सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन होता है इकोनॉमी में वो किसका होता है, यूथ का होता है। तो अगर यूथ का होंगे, जब बर्थ रेट क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो रशिया में बर्थ रेट कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रही है, इसलिए वहां पर आर्मी में सर्व करने के लिए लोग कम हो रहे हैं। वहां पर जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है उतनी प्रॉपरली नहीं हो पा रही है। एक टाइम पे रशिया डेवलप्ड कंट्री था, आज चाइना से बहुत बड़ा लोन लेकर बैठा हुआ है। तो इसी सब चीज को जो है फैक्ट्री में काम करने वाले लोग कम होंगे, प्रोडक्शन इंक्रीज करने वाले लोग कम होंगे। तो इसी चीज के लिए जो रशिया की जो गवर्नमेंट है, अब वो वहां पर जो है बर्थ रेट को बढ़ाने के लिए, बच्चे पैदा करने के लिए जो वहां पर जो है वो सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है। मतलब वहां पे लोगों को ये बोल रही है कि अगर आप 2 चाइल्ड अगर पैदा करते हो तो हम लोग दोनों चाइल्ड के जो है पूरा स्कूलिंग का कॉस्ट हम लोग सब प्रोवाइड करेंगे करके, क्योंकि पॉवर्टी डिक्रीज पॉपुलेशन वहां की डिक्रीज हो रही है। तो वहां पर पॉपुलेशन को इंक्रीज करने के लिए जो है सब्सिडीज दी जा रही है। हमारे इंडिया में भी जो है ऐसा भी कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ है। पूरे दुनिया में अगर हम लोग बात करें तो पूरी दुनिया में जो है सबसे ज्यादा जो यूथ लोग जो एग्जिस्ट करते हैं वो इंडिया में ही करते हैं, क्योंकि हमारे इंडिया में हेल्थ फैसिलिटीज जो है उतनी अच्छी नहीं है। तो हेल्थ फैसिलिटीज उतनी अच्छी नहीं है कि जो एजेड लोग होते हैं वो ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। प्लस हमारे इंडिया का जो बर्थ रेट है वो बहुत ही ज़्यादा हाई है। तो एक अच्छी बात यह है कि हमारा इंडिया जो है यहाँ पर जो पोटेंशियल है बाकी देशों के कंपैरिजन में, वो पोटेंशियल क्या है हमारा बहुत ही ज़्यादा है। अब यहाँ पर देखो एक ग्राफ आपको दिया हुआ है, एनर्जी यूज पर कैपिटा। जैसे पर कैपिटा इनकम एक आदमी कितना पैसा कमाता है, उसी तरीके से एक आदमी जो है कितनी एनर्जी का जो है यूज करता है यहाँ पर जो है हम लोग इस ग्राफ से देख सकते हैं। तो जैसे हमारे इंडिया में देखो ऑन एन एवरेज हमारे इंडिया में जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, 640 किलो मिनरल ऑयल्स का जो है यूज करते हैं एक आदमी। एक आदमी पूरे साल में सिर्फ और सिर्फ 1640 लीटर्स क्या करता है, मिनरल ऑयल का यूज करता है। वहीं पर जो अमेरिका है, अमेरिका कितना यूज करता है, वहां के जो लोग हैं वो 7032 किलो मिनरल ऑयल्स का यूज करता है। मतलब वहां पर एनर्जी कंजम्पशन क्या है, बहुत ही ज्यादा है। और आप इन दोनों को कंपेयर करो, बाकी कंट्रीज को तो आप छोड़ो, अब इन दोनों कंट्रीज को देखो। इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो सबसे ज्यादा है, सेकेंड हाईएस्ट नंबर पर है। अमेरिका की जो पॉपुलेशन वो 6, 7 या फिर 10th नंबर पर है मान लेते हैं। तो सोचो वो हमसे कितना पॉपुलेशन में कम है और वहां पर जो है एनर्जी का कंजम्पशन हमसे कितना ज्यादा है। मतलब हमारे यहाँ ज्यादा पॉपुलेशन है तो एनर्जी कंजम्पशन कम है। वहां पर अमेरिका में पॉपुलेशन, हमारा पॉपुलेशन कितना है 125 करोड़, जबकि अमेरिका का जो पॉपुलेशन 32 करोड़ है। मतलब हमसे 1/5 पॉपुलेशन में है, लेकिन हमसे 5 गुना ज्यादा जो है क्या कर रहे हैं, वो ऑयल्स का जो है यूज कर रहे हैं।
ठीक है। तो पॉपुलेशन वाइज वो 1/5 है, लेकिन हमसे 3 गुना 4 गुना ज्यादा जो है वो क्या करते हैं, एनर्जी रिसोर्सेज का जो है यूज करते हैं। तो इसका मतलब पॉपुलेशन नहीं है, इसका जो रीजन है, इसका बेसिकली जो रीजन ये है, यहाँ पर हमारे यहाँ जो है रिसोर्सेज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइक्वल है। कुछ लोगों के पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं और कुछ लोगों के पास जो है बहुत ही कम रिसोर्सेज हैं। तो इसी के कारण से इतना बड़ा गैप जो है आता है। देखो उसी चीज को यहाँ पर बताया है, द पॉपुलेशन ऑफ अमेरिका इज ओनली 1/4 दैट ऑफ इंडिया। हमारे इंडिया के पॉपुलेशन से 1/4 है। स्टिल इट कंज्यूम्स 3 टाइम्स मोर रिसोर्सेज देन इंडिया। हमारे पॉपुलेशन से वो 1/4 हैं, लेकिन एनर्जी को यूज करने के मामले में हमसे वो 3 टाइम्स ज्यादा एनर्जी जो है क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो इन सब का रीजन यहाँ पर आपको दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हो। तो इन सब का जो रीजन है वो क्या है, रिसोर्सेज का जो है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, एजुकेशन जो है प्रॉपरली नहीं है, स्किल्ड लेबर स्किल्ड टेक्नोलॉजी की कमी है। इन सब के कारण जो है हमारे यहाँ जो है क्या हो रही है, ये सब प्रॉब्लम जो है आ रही है। दूसरा जो एक और सबसे बड़ा हमारे इंडिया में पॉपुलेशन के इंक्रीज होने का कारण है कि देखो हमारे यहाँ एजुकेशन में जो है कमी है एक तो, और दूसरा चीज है हेल्थ फैसिलिटीज कम है। तो जो पहले के जो लोग थे उनकी थिंकिंग्स क्या होती थी कि सिंस हमारे यहाँ हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी नहीं है, तो कोई भी एक बहुत बड़ा जैसे पेंडेमिक आया, कोविड-19 या कोई प्लेग या कोई बीमारी आया, तो बच्चे जो होते हैं क्या होते हैं, मर जाते हैं। तो जो पेरेंट्स जो होते हैं उनकी थिंकिंग क्या होती है कि अगर हम लोग सिंगल चाइल्ड अगर लेते हैं तो अगर वो बच्चा मर जाएगा तो आगे चलकर हमारे लिए हेल्प कौन करेगा। तो इसीलिए पहले के जो लोग थे वो 4, 5, 6 बच्चे जो है क्या करते थे, अडॉप्ट करते थे या लेते थे, ठीक है, ताकि अगर कोई बीमारी हो 4 लोग मर जाए तो एक तो कम से कम बचे। ये सबसे बड़ी थिंकिंग है पॉपुलेशन को ग्रोथ करने की इंडिया की। ये चीज पूरी यहीं पर आपको लिखी हुई है, मैं आपको समझा देता हूं। एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये है कि सिंस हमारे यहाँ जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कम है, तो लोग ये मान के चलते हैं कि अगर जितने ज्यादा लोग होंगे काम करने वाले, उतनी ही ज्यादा जो है क्या होगी, इनकम होगी। तो अगर एक बच्चा होगा तो मतलब मान लो एक बच्चा जो 10 रुपए कमा कर लाता है, तो वहीं पर अगर 10 बच्चे होंगे किसी फैमिली में तो 100 रुपए वापिस आएगा। तो यही सोचकर जो है लोग क्या करते थे, पॉपुलेशन को जो है बढ़ाते थे। तो ये 2 फैक्टर हो गए। तीसरा जो एक और सबसे बड़ा फैक्टर है वो वुमेन्स की क्या है, लिटरेसी रेट का जो है कम होना है। अब वुमेन्स का लिटरेसी रेट का कम होना है तो वो अपने राइट्स के लिए लड़ भी नहीं सकते हैं। अब वो बोलेंगे कि हमें सिर्फ एक ही चाइल्ड लेना है, तो उसका जो हस्बैंड है उस पर प्रेशराइज करेगा, ठीक है। तो अपने लिए जो है वो स्टैंड नहीं कर पाते हैं। दैट्स वाई जो है क्या होता है, हमारे इंडिया की जो पॉपुलेशन वो कंटिन्यूअसली जो है डिक्रीज हो रही है। अब ये जितने भी प्रॉब्लम्स हमने पढ़े, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है कि बेटर एजुकेशन फैसिलिटीज जो है प्रोवाइड किया जाए। जैसे केरला की जो गवर्नमेंट है, केरला का जो स्टेट गवर्नमेंट है, वो वहां पे एजुकेशन फैसिलिटीज जिस लेवल की प्रोवाइड करती है, वहां के गवर्नमेंट स्कूल्स भी क्या है, काफी हाईली एजुकेटेड, वहां पर अच्छे खासी एजुकेशन जो है प्रोवाइड की जाती है। तो केरला मॉडल को हम लोग पूरे इंडिया में अप्लाई कर सकते हैं, और केरला मॉडल को अप्लाई करके जो है हम लोग लिटरेसी रेट को इंक्रीज कर सकते हैं। क्योंकि अगर एक बार लिटरेसी रेट अगर इंक्रीज हो जाएगा तो जो भी पॉपुलेशन की प्रॉब्लम है, रिसोर्सेज का शॉर्टेज का प्रॉब्लम है, ये सारी प्रॉब्लम जो है हमारे यहाँ नहीं होगी। ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई आदमी एजुकेट होगा, पढ़ा लिखा होगा, तो वो अपने फ्यूचर के बारे में सोचेगा। तो अगर एजुकेशन अगर अच्छे से मिल जाएगी तो सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है मिल जाएगा। हमें बोलना भी नहीं पड़ेगा कि आप एक बच्चा लो या 2 बच्चा लो, खुद ही क्या होगा, समझ जाएगा कि अगर मैं एक से ज्यादा चाइल्ड लेता हूं तो फ्यूचर में बर्डन जो है मेरे पर ही आने वाली है करके। सो यहाँ पर ही हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। सो मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।